यूपी बिहार वाले ना एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपको। सरकारी नौकरी छोड़ के कौन यूपी की लड़की हो सकती है सरकारी नौकरी? जब मैं छोड़ कर आई तो मेरे गांव में घर के चारों तरफ भीड़ लग गई थी सबकी कि मतलब ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा कोई करता है क्या मतलब। तो मैंने सोचा था कि मतलब सारे मौसमों के नाम से एक कहानी लिखूंगी और हर मतलब वो कहानी किसी न किसी मौसम से जुड़ती हो। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि मुझे अपने चरित्रों से बहुत प्यार है। ये आत्ममुग्धता जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन एडिटिंग के बाद भी मैं नहीं समझ पाई कि इनकी विधा क्या है एक्चुअली। मतलब इन्हें फिक्शन में रखा जाए, नॉन फिक्शन में रखा जाए, या क्या कहा जाए। हर घर में होती है एक छुपी हुई जगह, यह होती है पर दिखती नहीं इसलिए सब सोचते हैं वह होती नहीं। बच्चों के लिए लिखना, या शायद लिखना भी मेरे लिए छुपी हुई जगह थी मेरे लिए। काफ़ी देर से मैं कि एडल्ट फिक्शन आप लिख रही हैं और फिर अचानक बच्चों के लिखती हैं, तो माइंडसेट को शिफ्ट करना कितना इजी और टफ होता है आपके लिए। लेकिन बड़ों की दुनिया में सारी चीज़ें बहुत सुंदर नहीं है, और बच्चों की दुनिया में भी सारी चीज़ें सुंदर नहीं है। बच्चों की दुनिया में भी हैं स्ट्रगल हैं, संघर्ष हैं, उदासी है, दुख है, क्रोध है, सब कुछ है। हमारी दुनिया का असर बच्चों की दुनिया पे जा रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम साहित्य तो हम ऐसा करें कि जो बड़ों की दुनिया की क्रूरता है, महत्वाकांक्षा है, वो पूरे की पूरा उन तक ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं कि बच्चों को समझें और क्या उन तक पहुंचाना है ये भी समझें। आप खासकर जब बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो आप संकेत में काम मत लीजिए। आपको जो बात कहनी है वो बच्चों को साफ साफ एड्रेस कीजिए। तीसरे पेज के बाद एक ख्याल मुझे और आया कि इतनी ही मेहनत करूंगा तो होमवर्क ही कंप्लीट हो जाएगा तो जब मैं होमवर्क ही नहीं कर रहा तो डायरी भी क्यों लिखूं मैं। दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों ऐसे किसी ट्रोल के दबाव में एक लेखक आता है जैसे आप हैं। मेरे दिमाग में बस ये एक चीज़ आई कि मैं जिस चीज़ को कह रही हूँ बहुत सीरियस कंसर्न के साथ कह रही हूँ ना, वो मुझे बात गलत लगी। और जो बात गलत है ना, आप उसको किसी तर्क से सही नहीं कह सकते हैं। तो आप इससे सहमत हैं कि साहित्यकार और साहित्य को अलग अलग देखा जाए? ऐसा कम ही होता है कि आप पहली किताब लिखें और पहली ही किताब को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण के बातें किताबें सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही लेखिका से करवाने वाला हूं जिनकी पहली ही किताब को भारतीय ज्ञानपीठ से युवा लेखन पुरस्कार मिला था। लेखिका का नाम है उपासना जी, जो कि पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ है। हिंदी साहित्य की और शिक्षा में उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। डिप्लोमा इन पेंटिंग है, मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व की है। स्कूल शिक्षा में उन्होंने काम किया है, अभी जो है राइटर के तौर पे काम कर रही हैं। जो किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पे उनको अवार्ड मिला, एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर, इसी नाम से इसमें कहानी भी है। ये कहानी संग्रह है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से छपा था। उसके बाद लोग भारतीय पेपरबैक से किताब आया। उसके बाद उनकी एक और किताब आई जिसका नाम है दरिया बंदर कोट। ये भी एक कहानी संग्रह है, हिंदुग्म से है। और हाल ही में एक किताब है उड़ने वाला फूल, ये अनबाउंड स्क्रिप्ट से है। मगर इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लेख लिखती हैं। आपने नाटक लिखे हैं बच्चों के लिए, जिसमें एक है डेस्क पर लिखे नाम, बैंगन नहीं आए, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाल उपन्यास में हम लिखे हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में हम उपासना जी से बात करेंगे। उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। ये जो नाम है ना इसका, एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, और लंबी कहानी भी है आपकी, करीब 40-50 पेज की कहानी है वो। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट था। कहानी को उपासना कह रही है और बीच बीच में जो आपकी कैरेक्टर है गीता, वो आती है और वो कहती है इस कहानी की लेखिका मैं हूँ, वो अपनी कहानी कहती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करने के पीछे क्या रीज़न रहा? ये कहानी पूरी गीता ही क्यों नहीं कहती, या पूरी तरह से उपासना ही क्यों नहीं कहती? असल में नवीन जी, जब मैं इस कहानी को मैं लिख रही थी ना, स्क्रिप्ट एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर, तो इसका पहला सीन कुछ और था। मतलब पहला सीन जो मैंने लिखा था इस कहानी का, वो इस कहानी में है ही नहीं। मतलब वो था कि एक ट्रेन है और दोनों भाग रहे हैं। मतलब हमारे समय में जो 90s का समय था, 90 से 2000 का जो दशक था, मुझे लगता है ना कि प्रेमियों के लिए ज़्यादा मुश्किल समय था। हालांकि मुश्किल अभी भी है, लेकिन उस वक्त बहुत लेयर्स की मुश्किलें थी, है ना। सामाजिक बंधन तो थे ही, आपको भावनात्मक रूप से भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था अपने प्रेम की तरफ जाने के लिए। तो जब मैंने पहला सीन लिखा था, वो दोनों भाग रहे हैं, उसके बाद जब कहानी शुरू हुई
तो आखिर आते आते मुझे लगा कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर रही हूँ ना, मतलब इस कहानी के साथ जी। और ये सीन यहाँ नहीं होना चाहिए। उसी समय मुझे लगा कि मुझे ये सारी कहानी खुद नहीं कहनी चाहिए। मैं अगर खुद कहती हूँ तो शायद मैं गीता की बात उतने अच्छे से नहीं कह पाऊँगी। मतलब मैं एक लेखक ज़्यादा बनकर लिख रही थी, और अगर मैं गीता बनकर पूरी कहानी लिखती हूँ तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि गीता अपनी सारी बातें कहने लगे, है ना। और कहानी में उतना स्पेस नहीं है कि गीता की सारी बातें तुरंत कह दी जाएं। कुछ बातें मतलब नहीं कही जानी चाहिए। तो मैंने ये सोच के फिर कुछ तो गीता के हिस्से रखा, कहानी का कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्से लेखक के पास ही रहने दिया। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे महसूस हुई ये दोनों ही किताबों की कहानियों को पढ़ते हुए, उदासी जो है ना अलग अलग रूप में आती है जी कहानी में, जबकि आप खुश मिजाज रखती है। तो ये उदासी कहाँ से आती है कहानियों के अंदर इतनी? असल में जिंदगी के उदास पक्ष में, ये नहीं कहूँगा कि कहानियाँ उदास हैं जी, कहानियाँ असल जिंदगी की हैं, तो जिंदगी के लेकिन उदास पक्ष ज़्यादा है इसमें। हाँ, मुझे लगता है ना कि वास्तविकता भी यही है। उदासी जो है ना वो मुझे ज़्यादा रियल लगती है, मतलब ज़्यादा मुझको ईमानदार लगती है उदासी, है ना। और मैंने पाया है कि जब उदास होते हैं हम लोग, जो वाकई उदासी है वो थोड़ी ईमानदार किस्म की चीज़ है ना। उसमें आप ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, ज़्यादा बनावटीपन नहीं होता उदासी में। तो शायद इसलिए मुझे ज़्यादा आकर्षित करती है। मेरे अकेले और एकांत में मुझे लगता है हर लेखक, हर आर्टिस्ट ना, जो भी कलाकार है, वो कहीं ना कहीं उदास होता ही है, और ना ये उसका चुना हुआ है। इस चीज़ को वो एंजॉय करता है। मतलब बड़ा अजीब सा है ये कि मतलब कोई उदासी का आनंद ले रहा है, लेकिन ये सही है ना कि जितने भी कलाकार हैं या लेखक हैं, मुझे लगता है जब वो अपने एकांत में आते हैं ना, लिखने वाले एकांत में या फिर रचने वाले एकांत में, तो उदासी ही वो चीज़ है जो उनको सहारा देती है या उनको कुछ क्रिएट करने का मौका देती है, स्पेस देती है। खुशी में आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना, आप वो एक उतनी लेयर्ड नहीं है। उदासी में बहुत सारे लेयर हैं, तो मुझे ये ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है लिखते वक्त कई बार राइटर्स डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं उस वक्त जब लिख रहे होते हैं? मतलब है ही, बिल्कुल है। मतलब उदासी को मैं इस तरह से ग्लैमराइज करना जिसको कहते हैं कर रहे हैं, लेकिन एक हद जाने के बाद तो वो डिप्रेशन ही है। लेकिन है ना कि डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में है। जो जिस उदासी की मैं बात कर रही हूँ, जो चुना हुआ है, वो नेगेटिव नहीं है ना। वो जीवन का एक बहुत उजला पक्ष ही है। वो है उदासी, लेकिन वो जीवन का उजला पक्ष है। मुझे इस सेंस में लगता है कि जब आप उदास होते हैं तो दूसरी की चीज़ों के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं ना। दूसरे के दुख को, दूसरे की उदासी को आप ज़्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। जैसे किसी को खो देने का दुख है, तो आप शायद, जैसे आपने अगर कोई चीज़ नहीं खोई है तो आप उस दुख को नहीं समझ सकते हैं। जब आप उस उदासी में आते हैं तो सामने वाला उस दुख से कैसे गुजर रहा है, आप इस चीज़ से बहुत रिलेट करते हैं। तो इन मायनों में मुझे ये थोड़ी अच्छी चीज़ लगती है। लेकिन अभी थोड़ा सा उदासी से अलग हटते हैं। चितरंजन नाम है ना, चितरंजन पार्क ही सुना है, दिल्ली का सीआर पार्क, जहाँ अगर हमको मीठा खाना है, दुर्गा पूजा है, तो हम लोग दिल्ली वाले वहाँ चले जाते हैं। तो ये जगह के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। और इसके अलावा आपने इतनी सारी चीज़ें की, पेंटिंग भी की है, पढ़ाया भी है। तो उपासना के बारे में थोड़ा सा हम और जानना चाहते हैं कि बचपन कैसा था, क्या पढ़ाई रही, किस तरह से आपका बाकी सब ये राइटिंग की तरफ कैसे आना हुआ? जी, छोटा सा शहर था ये जो चितरंजन जिसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे रेल के इंजन बनते थे जी। बनते हैं अभी भी। तो इसमें एक मैं बीच में रोकूंगा। आपकी कहानी में बिहार का और ईस्टर्न यूपी का टोन भी आता है, जबकि ये बंगाल में है जी। तो क्या इसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जितने भी मतलब एक तरह से कामगार बस्ती थी। अच्छा। फैक्ट्री जो थी इंजन बनाने वाली, वहाँ ज़्यादातर लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बिहार के, ये जो रीजन था, यहाँ के लोग ज़्यादा थे। तो एक तरह की मिली जुली संस्कृति थी ना। हरियाणा के भी लोग थे, पंजाब के भी लोग थे, लेकिन वो सब कुछ इतना घुला मिला हुआ सा था ना कि अलग अलग पहचानना मुश्किल था। मतलब हम जिस समरसता की बात करते हैं ना, समावेशी होने की, तो वो वहाँ पे अलग से या बहुत लाउड फॉर्म में बोलना नहीं पड़ता था कि ये समावेशी है। वो परिवेश था ही समावेशी, क्योंकि सबको अपनी रोटी की चिंता थी। हम लोग एक ही सूत्र से बने हुए थे कि रोटी कमानी है। तो सारे जो संस्कृतियाँ थी एक दूसरे में मिली हुई थी। तो शायद इस वजह से मेरी जिन कहानियों में आप उदासी की जिन बात करें ना, वो सब अपने अपने साथ ना एक एक उदासी लेकर आए थे, क्योंकि सब घर से दूर थे।
रोटी कमाने का संघर्ष सबका था। और वो समय कुछ ऐसा था ना कि चीज़ें बहुत जल्दी उपलब्ध नहीं थी, है ना। तो एक सुख भी था और एक छोटा सा ये दुख भी था, दोनों चीज़ें थी। तो इस तरह का वो परिवेश था और यहीं पढ़ाई लिखाई मेरी हुई ग्रेजुएशन तक। उसके बाद फिर मेरे पिता रिटायर हो गया तो हम लोग वापस गांव आ गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बलिया से हूँ। बलिया की है। तो फिर वहाँ रही और वहाँ कहानियाँ लिखी मैंने। स्क्रिप्ट वाली कहानी मैंने शुरू की थी चितरंजन में ही, लेकिन जब उस शहर से दूर हुई ना तो शहर की खूबसूरती ज़्यादा प्रचंड रूप में मुझ पर खुली कि मतलब वो कितना खूबसूरत शहर था। तो और इसलिए शायद कहानी में उस तरह से दिखता भी है। मुझे लगता है कि वहाँ रहने पर और किसी जगह से दूर हो जाने पर आपके देखने में भी अंतर आ जाता है ना, आप चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से देखने लगते हैं और शायद ज़्यादा साफ साफ देखने लगते हैं। तो मैंने वो जब कहानी लिखी तो शायद उस शहर के विरह में थी कि वो शहर छोड़ गया है। बिल्कुल। एक अच्छा, स्कूल में टीचिंग का भी एक आपने इसमें मेंशन किया। मैंने पढ़ाया है, बलिया में ही पढ़ाया है और गवर्नमेंट जॉब मेरी लगी थी कुशीनगर में, टीचर थी ना, लेकिन उस जॉब को छोड़ना पड़ा क्योंकि संभव नहीं था मेरे लिए नौकरी को भी पूरा समय दे पाना, लेखन को भी पूरा समय दे पाना। तो मुझे लगा मैं कोई एक चीज़ ही अच्छे से करूं जो मेरे मन का है, तो मैंने लिखने को ही चुना। यूपी बिहार वाले ना एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपको, सरकारी नौकरी छोड़ के कौन यूपी की लड़की हो सकती है सरकारी नौकरी। जब मैं छोड़ कर आई तो मेरे गांव में घर के चारों तरफ भीड़ लग गई थी सबकी कि मतलब ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा कोई करता है क्या, मतलब कोई किसी ने ये नहीं पूछा तब तो ठीक है तुम्हारी मतलब बात बहुत सारी थी कि मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा ना, इसको बाद में समझ में आएगा, इसको अभी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं सरकारी शिक्षक बनूं, उसकी इच्छा थी, वो कर नहीं पाई, तो उसे लगता था कि मैं कर लूं। लेकिन एक समय मुझे भी लगता था कि मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन होता है ना कि आप जब सचमुच समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास विकल्प होता है कि आप या तो वही चुनें या फिर जो आपने पहले कभी सपना देखा था उसको करें। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसके बिना रह सकती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती। करेक्ट। तो वो जो सुनो ना सौरभ ये कहानी का नाम जी, तो वो कहानी क्या अपने शिक्षण के अनुभव से उपजी है या? हाँ है, उसमें है, मतलब हालांकि उस बच्चे का नाम एग्जैक्ट सौरभ नहीं था, लेकिन है अनुभव उसका ही है। मतलब उसी स्कूल, जैसे स्कूल में पढ़ाती थी मैं, तो उसी स्कूल का अनुभव था और बहुत नज़दीक से जब आप व्यवस्था में रहते हैं तो व्यवस्था की बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं ना जी। मतलब आप जब दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हाँ एक चीज़ है कि आप किसी को नहीं जानते हैं बिल्कुल, और आप दूर से देख रहे हैं तो वो चीज़ अलग दिखेगी, और आप उसके पास गए, वहाँ रहे, उस चीज़ को पूरी तरह देखा और फिर अलग हुए, और तब आप जब दूर से देखते हैं तो अंतर आता है ना। इन तीनों दृष्टिकोणों में अंतर आता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रहते हुए समझ नहीं आती थी वो बाद में समझ में आती हैं। तो स्कूल को मैंने देखा था और वहाँ की व्यवस्था भी देखी थी, और ये मुझे लगता है ना कि प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, मतलब हमें सब जगह काम करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ बच्चे ही हैं, और हम अगर इन स्कूलों पे काम करते हैं, शिक्षकों के साथ काम करते हैं, शिक्षक खुद पे काम करते हैं, तो बच्चों पे काम खुद ब खुद होने लगेगा। ये कड़ी है ये। बिल्कुल। सुनो ना सौरभ कहानी जो है वो बहुत ही इमोशनली टच करने वाली कहानी है। ये एक प्राइवेट स्कूल की कहानी है, तो उसमें बहुत सारा जो नेता कैसे चतुराई से ग्रामीणों की ज़मीन हथियाते हैं और उसमें ही उनको रोजगार देते हैं, ऐसे बहुत सारे पक्ष उसमें हैं। लेकिन इस पक्ष के अलावा जो महत्वपूर्ण पक्ष है बच्चों की शिक्षा का। सौरभ एक ऐसा बच्चा है जिसके सीखने की गति कम है। एक कारण ये भी है कि उसकी उम्र की वजह से उसको बड़ी क्लास में डाल दिया गया ताकि वो छोटी क्लास से सीखने का एक तरीका होता है वो कैसे हो। फिर वहीं पर कुछ शिक्षक हैं जो कि बदलाव चाहते हैं, जो किसको सिखाना चाहते हैं। वहीं कुछ शिक्षक हैं जिनके लिए वो मात्र एक नौकरी है तो नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारे द्वंद्व हैं, वो द्वंद्व इन कहानियों में नज़र आते हैं, और ये सिर्फ इसी कहानी में नहीं, उपासना की सभी कहानियों में आपको ये द्वंद्व नज़र आएगा। एक और चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की, मैंने आपको बहुत देर से पढ़ा, मैंने इनफैक्ट अब पढ़ा जब इंटरव्यू हमें करना था जी। और मुझे लगा कि मैंने इतनी देर से क्यों पढ़ा, मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन देर से सही पढ़ा, इस बात की मुझे खुशी है। एक जो उदासी का ही हम एंगल कर रहे थे, ये स्पेशली दरियाबंदर कोट में मुझे ज़्यादा नज़र आया कि हर कहानी के एंड में कहीं न कहीं एक
छूटने वाला एस्पेक्ट है कि कोई चीज छूटती है, हालांकि उसके साथ कुछ न कुछ आ भी जाता है। जैसे सर्वाइवल में एक तरफ उसने बिल्ली को मारा, गांव छोड़कर भाग गया। एक पटकथा की नायिका वाला, सहनायिका वाला जो है, उसमें भी प्रेम होते होते छूटता है, किसी और को मिलता है, फिर एक पॉजिटिव एंड है। तो वो जो है, ये छूटने वाला एक थीम आपने कुछ सोच के ऐसा प्लान किया था कि सारी कहानियां इस थीम की होंगी? जैसे कहानी संग्रह जब आप डिसाइड करती हैं, तो मतलब अगर मैं सवाल को वापस रिफाइन करने की कोशिश करूं, तो क्या कोई एक थीम आप डिसाइड करती हैं कि हाँ, इसमें सारी कहानियां इस तरह की एक थीम की होंगी, या जस्ट जो कहानियां बनी वो डाल दी गई? मैंने एक बार थीम सोचा था ना, जो ये उदास अगन वाली कहानी है, तो मैंने सोचा था कि मतलब सारे मौसमों के नाम से एक कहानी लिखूंगी, और हर मतलब वो कहानी किसी न किसी मौसम से जुड़ती होगी जी। लेकिन वो हो नहीं पाया, मतलब वो हो नहीं पाता है मुझसे। मतलब मैं अगर तय करके चीज़ें करती हूँ तो शायद वो सही ढंग से नहीं जा पाती हैं। ये इस संग्रह में जो आप कह रहे हैं उदासी वाली, ये मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि शायद ऐसा ही है संग्रह में, लेकिन ये अनायास ही है। मतलब कहानियाँ मैंने लिखी हैं और वो बनती गई हैं एक छूटने वाले अंत के साथ। और सारी कहानियाँ जब बनी तो मुझे लगा कि अब इनको एक संग्रह बना देना चाहिए और भेज देना चाहिए। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, जैसे जब सौरभ की बात हो रही थी, तो नॉर्मली क्या होता है कि एज अ राइटर जब हम लिखते हैं, थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं, तो कैरेक्टर को हम वह तुम करके कई बार उसी तरीके से बताते हैं। और सिर्फ जब बच्चा है तो, लेकिन सौरभ को उस तरह का रिस्पेक्ट दिया गया जैसे हमारे यूपी बिहार में अपने घर के बच्चे को देते हैं। सेम शंकर का भी जब जिक्र आता है तो शंकर को भी उस तरह से एक रेस्पेक्टेबल, उसके साथ शंकर ऐसा सोच रहे थे या सौरभ ने ऐसा किया, सौरभ ऐसा कर रहे थे, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होता। तो ये एक सायास प्रयास है या ये आपका राइटिंग स्टाइल ही है कि आप पात्रों को बनाती हैं? इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि मुझे अपने चरित्रों से बहुत प्यार है। ये आत्ममुग्धता जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जब उनको लिखती हूँ तो वो कैसा भी कैरेक्टर हो, अगर वो कैसा भी पोर्ट्रे हो रहा हो, वो पॉजिटिव भी पोर्ट्रे हो रहा हो या नेगेटिव भी हो रहा हो, लेकिन मुझे उनसे बहुत प्यार है। तो जब मुझे उनसे बहुत प्यार होता है तो मुझे लगता है कि मैं उनको इस तरह से ही करूँ, मैं उनके लिए इसी तरह इज्जत की तरह ही लिखूँ। तो मतलब मुझे वो कैरेक्टर इसी तरह बुलाते हैं कि मुझे इसी तरह पोर्ट्रे करो, मेरे साथ इसी तरह व्यवहार करो, और शायद मैं इसलिए वो कहानी में इसी तरह लिखती हूँ। अच्छा, ये किताब एकदम अलग है, उड़ने वाला फूल, जो युवान बुक से अनबाउंड स्क्रिप्ट से आई है। ये अलग तरह की किताब है। इसको मैं पढ़ते हुए समझ नहीं पाया कि मैं इसको एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में रखूं। आप इसको किस फॉर्मेट में दिखती हैं? मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इसकी विधा तय करना, क्योंकि कभी निबंध लगता है, कभी लगता है कहानी है, कभी वो कहानी ही कविता की तरह मुझे लगने लगी। तो वो तीनों ही वो मिक्सचर सा इसका फील हुआ। लेकिन तो कुछ तो सोचा होगा जब आप इसको लिख रही थी? हाँ, एक्चुअली इसको मैं कोविड काल में मतलब इसके जो भी गद्य हैं इस किताब के, वो कोविड का ही समय था और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैंने अपनी माँ को तुरंत ही खोया था और मतलब ऐसी स्थिति थी कि माँ मेरे पास नहीं है और मेरे गोद में बच्ची है। तो कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं कि मैं किससे पूछूं कि मेरे बचपन में मैं कैसी दिखती थी और क्या मेरी बेटी मेरी जैसी दिखती है। आपकी माँ सबसे ज़्यादा आपके बचपन को पहचानती है, उसके पास सबसे गाढ़ी स्मृतियाँ होती हैं आपके बचपन की। वो उसने आपको गोद में लिया होता है, आपकी मुस्कुराहट पहचानती है, आप आंखें किस तरह झपकाते हैं वो पहचानती है। तो मुझे लगता था कि मेरे पास जो बच्ची है कोई बताने वाला नहीं है कि ये कितना मुझे जैसी दिखती है। तो इस सोच के साथ जब रातों में मैं जगती थी और बच्ची के साथ जगना ही होता था तो कुछ विचार आते थे और बस उन्हें मैं लिखती जाती थी। जब पूरा लिख लिया उनको तो मुझे लगा कि थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी चाहिए। एडिटिंग के बाद भी मैं नहीं समझ पाई कि इनकी विधा क्या है एक्चुअली, मतलब इन्हें फिक्शन में रखा जाए, नॉन फिक्शन में रखा जाए या क्या कहा जाए। इसमें एक छुपी हुई जगह नाम से एक चैप्टर है जिसमें कुछ लाइनें हैं। हर घर में होती है एक छुपी हुई जगह, यह होती है पर दिखती नहीं इसलिए सब सोचते हैं वह होती नहीं। यानी सोचकर कुछ भी ढूंढा जा सकता है। जैसे दुनिया की सारी चीज़ें पहले छुपी हुई थी, फिर उन्हें सोचा गया, सोचकर ढूंढा गया, ढूंढने पर छुपी हुई चीज़ें धीरे धीरे मिलने लगती हैं। तो मुझे आपका जवाब सुनते हुए लगा कि ये ऐसे ही कुछ ढूंढा गया है इसको। अच्छा, उपासना का कोई ऐसा एस्पेक्ट
जिसको कि बाद में ढूंढा गया, जो छुपी हुई जगह थी? हाँ, बच्चों के लिए लिखना। ओके। बच्चों के लिए लिखना मेरे लिए मेरी छुपी हुई जगह ही थी। मैं बच्चों के लिए लिखना, या शायद लिखना भी मेरे लिए छुपी हुई जगह थी मेरे लिए। काफ़ी देर से मैं एक वाकया मुझको याद आता है। मैं कॉलेज कर रही थी और उस समय पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं बहुत मुश्किल होती थी मिलना, और छोटे शहरों में तो खासकर। आसनसोल मेरा कॉलेज होता था। तो 2006 की बात होगी। उस समय मुझे अनायास ना कादम्बिनी मिली थी। कादम्बिनी मेरे अनुभव में थी, लेकिन पहले उस तरह किसी पत्रिका को मैंने नहीं देखा था। शायद मेरी समझ भी वैसी नहीं थी। उसमें मैंने कुछ पत्रिकाओं के नाम देखे कि ये स्तरीय पत्रिकाएं हैं। उनमें हंस भी थी। हंस का 2006 या 7 का अंक, बहुत खूबसूरत अंक था वो। उसमें प्रियंवद जी की कहानी थी, माया गाथा, सोनाली सिंह की लेकिन थी, मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ थी। मुशर्रफ आलम ज़ौकी की कहानी थी गुलदान। तो मतलब वो समृद्ध अंक था उस अंक को। लेकिन उसके कवर पे था कि न्यूड पेंटिंग थी, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी वो। लेकिन मेरे लिए वो एक विस्फोट की तरह था। एक मध्यवर्गीय लड़की जो कॉलेज जा रही है अभी, उसे उस पत्रिका को छिपा के रखना है ना। तो उसे मैंने फोल्ड किया था और मैं लेकर आई थी। हमारे प्रोफेसर थे सामने, उन्होंने कहा क्या फोल्ड किया हुआ है तुमने? और उन्हें समझ में आ गया शायद कि वो पत्रिका ही है। मुझ पर तो लगा कि मतलब क्या ही हुआ। उन्होंने पत्रिका ली, उन्होंने कहा तुम हंस पढ़ती हो? तो मैंने कहा जी, अभी पहली बार लिया है। तो कैसे पता चला हंस के बारे में? मैंने कहा कि कादम्बिनी में देखा मैंने कि हंस अच्छी पत्रिका है। तो उन्होंने कहा अच्छा है, पढ़ना चाहिए। तो ये एक, अब मैं सोचती हूँ कि एक शिक्षक का अपने स्टूडेंट से ये कहना कि अच्छी पत्रिका है, पढ़ना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहन की तरह था कि हाँ उसने जो ढूंढा है वो मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छिपानी पड़े ना, उससे उस रास्ते पे बढ़ा जा सकता है। और उसके बाद चीज़ें आप जब पढ़ने लगते हैं ज़्यादा तो आप समझने भी लगते हैं। करेक्ट। अच्छा, बच्चों के लिए जब मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं लेक्चर देता हूँ जी, तो मैं स्कूल के बच्चों का नहीं लेना चाहता। मुझे स्कूल से कई बार इनवाइट आते हैं जी। क्योंकि मुझे 2 दिक्कतें आती हैं। एक, मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पाता कि वो लेवल क्या है। या तो उनको नहीं आता है तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इनको, और कई बार डिटेल में जाता है बहुत कुछ आता है जी, तो उसको कम कर दूं, कम करा तो उनको समझ नहीं आया। ये एक दुविधा के चक्कर में मैंने तो इसको एस्केप रूट ले लिया कि भैया मैं अपना एडल्ट वाले एरिया में रहूंगा। जी। आपका एक पूरा एडल्ट फिक्शन आपने लिखा है, वो कहानियाँ पॉपुलर हुई, उसके ऊपर आपको पहचान मिली, फिर आप बच्चों के लिए लिखती हैं। तो एक मुझे लगता है कहीं कहीं आप जब राइटिंग में है तो एक माइंडसेट बनता है, वहाँ पर उस माइंडसेट को शिफ्ट करना कि एडल्ट फिक्शन आप लिख रही हैं और फिर अचानक बच्चों के लिखती हैं, तो माइंडसेट को शिफ्ट करना कितना इजी और टफ होता है आपके लिए? देखिए, ये तो है नवीन जी ना कि आप जब बच्चों के लिए लिख रहे होते हैं उसी टाइम पे आप बड़ों के लिए नहीं लिख सकते हैं। नहीं, आपको भीतर से आ भी रही हो चीज़ें तो बहुत व्यापक रूप में नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये भी है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा विभाजित करके मुझे लगता है नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अभी एक सीरीज़ सुन रही थी, द सैंडमैन। उसको सुनते हुए मुझको लगा कि ये बड़ों के लिए लिखा गया है, मतलब बच्चों को इसे पूरी तरह नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके कुछ हिस्से बच्चे सुन सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसे हिस्से हैं। तो साहित्य को भी मैं इस तरह ही देखती हूँ कि अगर जो बड़ों के लिए कहा जा रहा है वो पूरा का पूरा बच्चों तक नहीं जा सकता। बच्चों का पूरा बड़े पढ़ सकते हैं ना। बच्चों के लिए जो भी क्लासिक लिखे गए उपन्यास बड़े समान रूप से उसे पढ़ते हैं, चाहे वो द जंगल बुक हो, एलिस इन वंडरलैंड की कहानियाँ हो, हैडी हो, जो भी हो। इधर मैंने बंगाल में है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उनका एक उपन्यास है चंद्र पहाड़। मतलब मुझे लगता है कि ये 2050 से 70 के बीच के दशक का उपन्यास है, और उस वक्त अफ्रीका वो कभी नहीं गए थे। उन्होंने अफ्रीका के खानों का वर्णन किया है। इतना खूबसूरत वहाँ के जंगलों का वर्णन है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि वो कभी अफ्रीका नहीं गए थे। तो उसे मैंने बहुत बड़े होने के बाद, परिपक्व होने के बाद उसको पढ़ा और उसको पूरी तरह एंजॉय किया। तो मुझे लगता है ना कि हम बच्चों के लिए जो लिखते हैं उसे बड़े तो पढ़ सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो बड़ों तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन बड़ों की दुनिया में सारी चीज़ें बहुत सुंदर नहीं है, और बच्चों की दुनिया में भी सारी चीज़ें सुंदर नहीं है। बच्चों की दुनिया में भी हैं, स्ट्रगल हैं, संघर्ष हैं, उदासी है, दुख है, क्रोध है, सब कुछ है। लेकिन जो एक महत्वाकांक्षा जैसी चीज़ होती है ना, जो बड़ों की दुनिया में बहुत ज़्यादा आ गई है, वो बच्चों की दुनिया में कम है। उनकी महत्वाकांक्षा भी उनके जैसी मासूम है ना। उनका क्रोध भी उनके जैसा है। हालांकि स्थितियाँ
कई बार मैं समाचार देखती हूँ तो लगता है कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल भी गई हैं। बच्चों की दुनिया भी बहुत, मतलब हमारी दुनिया का असर बच्चों की दुनिया पे जा रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम साहित्य तो हम ऐसा करें कि जो बड़ों की दुनिया की क्रूरता है, महत्वाकांक्षा है, वो पूरे की पूरा उन तक ट्रांसफ़र ना हो। उनकी बात तो हम कहें जो उनकी दुनिया का है, लेकिन अपनी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो उन तक पूरी तरह न थोपे, अपना नकलीपन उन पर न थोपे, उनको स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें, स्वाभाविक जो उनकी रुचियां हैं, जो रिस्पॉन्स हैं वो दर्ज हों। तो ये एक, पर एज अ राइटर आप उसको मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करती होंगी, कैसे वो बैलेंस बनेगा कि हाँ ये बच्चों के लिए। मुझे एक जागरण के प्रोग्राम में आनंद नीलकंठन आए थे जी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब लिखता हूँ तो मैं अगर बच्चों के लिए लिख रहा हूँ तो बच्चे उसको नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैंने लिखा टीनेजर को ध्यान में रखते हुए तो वो छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे टीनेजर वाले पढ़ रहे हैं, और जिसको मैं टारगेट करता हूँ एडल्ट्स के लिए वो टीनेजर पढ़ रहे हैं। तो हो ये रहा है कि मेरा परसेप्शन ही गलत हो जा रहा है पूरा का पूरा उस एज ग्रुप को लेके। मतलब जिस एज ग्रुप के लिए छोटे एज ग्रुप का जी बच्चा उसको पढ़ रहा है। तो एक राइटर के लिए मुझे लगता है कि अच्छा शो में तो क्या है कि अगर जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको लगा ये गलत हो रहा है तो आपने तुरंत उसको चेंज किया, लेकिन किताब तो छप गई, बिल्कुल तो वो भूल सुधार तो अगली किताब में ही होगा, हो ही नहीं सकता। तो वो आप कैसे मतलब डिसाइड करती हैं कि ये जो है ये लिमिटेशन है, यहाँ पर ये बच्चे की किताब हो गई और यहाँ से ये, जैसे मैं जब ये उड़ने वाला फूल पढ़ रहा था तो ये पब्लिशर ने भी कहा कि आप खुद सोच के बताइए क्या है, तो मुझे कहीं कहीं पे किशोरों की किताब लगी जी, कहीं कहीं पे लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए भी है, इसके अंदर एक आध जगह पे मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए भी है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप कैसे होती कि हाँ यहाँ पर बच्चों की कहानी होके ये खत्म हो गई? ये अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह डेवलप नहीं होती है नवीन जी। Okay. इसे हम लोग सीखते रहते हैं जी। और लगातार उसमें संशोधन भी करते हैं। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैंने 5-6 साल पहले डेस्क पर लिखे नाम अपना बाल उपन्यास लिखा था, तो उसके बाद मैंने अपनी समझ पे काम किया, चीज़ों को पढ़ा, उन्हें एक्सप्लोर किया और उन्हें समझने की कोशिश की। क्योंकि आप इसी का जो एज होता है ना 6 तक, 3 to 6 ईयर्स, यहाँ आप सोच कर लिख सकते हैं उनके लिए। लेकिन 6 से ऊपर आप बच्चों को समझदार नहीं है ये नहीं समझ सकते, है ना। वे चीज़ों को समझते हैं, पूरी तरह समझते हैं, लेकिन पूरी तरह समझने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब जैसे मैं सैंडमैन की बात कर रही थी, आप जब सैंडमैन को सुनेंगे तो मुझे लगता है सुनते हुए आप खुद ब खुद ये सेंस होने लगा कि ये चीज़ नहीं जानी चाहिए उस एज तक। हालांकि वे देर सवेर जानेंगे उनके बारे में, लेकिन समय से पहले उनके पास ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। कुछ बाकी जो कहानी का हिस्सा है, जो इमोशंस हैं, जो स्ट्रगल हैं, वो जाएं, लेकिन क्रूरता मुझे लगता है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत उन तक नहीं जानी चाहिए, कुछ एज के बाद जानी चाहिए। और ये पूरी तरह समझ में नहीं आता है, अभी भी मेरे नहीं आया है, मैं अभी भी इस चीज़ को सीख ही रही हूँ और शायद लंबे समय तक ये सीखना चलेगा। लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं कि बच्चों को समझें और क्या उन तक पहुँचाना है ये भी समझें। क्योंकि आपने कहा तो मुझे तुरंत उसी पे थॉट आया ये कि जैसे गुड टच बैड टच हम लोग बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं, ये ऐसी वास्तविकता है कि सिखानी है, पर इससे हम उनको बचाना चाहते हैं। वो साहित्य में आता है, हम उस क्रूरता से उनको एक्सपोज कर रहे हैं, और वो नहीं आता है तो हम उनको अवेयर भी नहीं कर रहे। ये चैलेंज एक होता है। और अच्छा, उसके बारे में अवेयर करने के बारे में भी है कि हम उसका वर्णन किस तरह कर रहे हैं, है ना। मुझे लगता है संकेत में बातें कहना ना चीज़ों को सही तरीके से रखना नहीं है। आप खासकर जब बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो आप संकेत में काम मत लीजिए, आपको जो बात कहनी है वो बच्चों को साफ साफ एड्रेस कीजिए, वो चीज़ ज़्यादा असर करेगी और अच्छे से असर करेगी जी। संकेत बड़े लोगों के, वयस्कों की दुनिया के लिए रहने दीजिए, वो उन्हें समझें। बच्चों के साथ साफ साफ बात करनी चाहिए, जिस भी मैटर पे आप बात करें, चाहे ये जो आप कह रहे थे ना गुड टच बैड टच, या फिर क्रोध को लेकर, या फिर प्रेम को लेकर, उनको साफ साफ एड्रेस कीजिए। आप अगर ईमानदारी से उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं तो वो ले लेंगे, उनके लिए ही है मुझे लगता है। तो यानी बच्चे मन के सच्चे वाली बात जो है बस उनके साथ सच्चे रहना है हमें। नहीं, पर हमें सच्चे रहना है। हाँ, हमें अपनी सोच के साथ कि हम क्या कह रहे हैं उनसे, उसके बारे में ईमानदार रहें। मतलब अगर हम उन्हें दुनिया की ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो मुश्किल हैं, तो ईमानदार रहें, मुश्किल चीज़ों को भी साफ साफ बताएं। अच्छा, एक जगह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा मैं भूल गया जी। उसमें आपके इंट्रोडक्शन से पहले रस्किन बॉन्ड की एक लाइन थी, आई हैड इंक इन माई ब्लड।
तो व्हाट यू हैव इन योर ब्लड, मतलब इंक ही है क्योंकि आप पेंटिंग भी कर रही हैं, तो या कलर्स घूम रहे हैं, क्या ज्यादा क्या है? असल में होता क्या है ना कि आप माध्यम चुनते हैं अभिव्यक्ति का ना, तो एक समय था कि मुझको लगता था कि मैं पेंटिंग करती हूँ और यही मेरा माध्यम है, इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जब शब्दों के संपर्क में आई, और बचपन से डायरी वायरी लिखती थी मैं, सभी लोग लिखते हैं, है ना, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, लेकिन ओके लेकिन मैं लिखती थी डायरी। और बच्चों की डायरी बच्चों जैसी ही होती है, थोड़ी बड़े होने पे भी अलग डायरी होती है, वो हैं सारी मेरे पास। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा मज़ेदार है मेरे लिए रंगों से ज़्यादा। तो जो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो फिर मतलब लिखने को ही अपना चुन लिया कि मुझे अब जो भी कहना है मैं लिखने में ही कहूँगी, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। मैंने बचपन में डायरी लिखनी शुरू की थी जी, और 3 पेज लिखे थे उस पर क्योंकि पहला तो मुझे, क्योंकि सब एक दो दोस्त लिखते थे, जैसे आपने कहा सब लिखते हैं, तो मैंने कहा कि यार मुझे भी लिखनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इससे ईमानदारी से सारी बात लिख दूंगा और गलती से पापा के हाथ पड़ी तो वैसे पिटाई पड़ती है और ज्यादा पड़ेगी, बेईमानी करी तो वैसे ही मुश्किल है। तीसरे पेज के बाद एक ख्याल मुझे और आया कि इतनी ही मेहनत करूंगा तो होमवर्क ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा तो जब मैं होमवर्क ही नहीं कर रहा तो डायरी भी क्यों लिखूं मैं। अच्छा, आपने जो डर की बात कही ना जी, कि मैं लिखूंगा, और ये सबके बचपन में डर है, आज भी बच्चों में ये डर है। तो जो आप जिस बात को कहते हैं ना कि बच्चों के लिए क्या है, मुझे लगता है ये जो चीज़ है ना, हमें ये स्पेस छोड़ना चाहिए बच्चों के लिए कि वो क्या लिख रहे हैं, और उनकी प्राइवेसी का थोड़ा सम्मान करना चाहिए एक समय तक, है ना। हम ठीक है उनको गाइड करें, उन पे नज़र रखें, एक आई उन पे रहनी चाहिए, क्योंकि हम समझे तो कि बच्चे की दिशा क्या है, बच्चा क्या समझ रहा है, लेकिन उसे छोड़ें, उसकी प्राइवेसी को भी थोड़ा सा स्पेस दें। और ये हमें सीखना होगा ना, ये धीरे धीरे ही सीखते हैं हम सब लोग। नाटक लिखने का अनुभव कैसा रहा बच्चों का? अच्छा था, मज़ेदार था। एक कुछ आपने लिखा था, कोई एक नाटक से आपने अपने आर्टिकल में मेंशन किया था कि जी, बाल नाटक लिखने के रात को 11:59 पे जब वो डेडलाइन थी तब उसको जमा कराया। वो ऐसे ही जमा हुई थी एंट्री, मतलब मैं कंफ्यूज थी कि मैं भेजूं या ना भेजूं, क्योंकि नाटक का ऐसा बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं। नुक्कड़ नाटक जैसा एक बच्चों के साथ मिलके किया था, लेकिन वो क्या ही मतलब नाटक होगा बच्चों का। लेकिन फिर भी एंट्री भेजी और वो चुन भी ली गई, 11:59 पे ही जमा हुई थी मेरी, चुन ली गई। तो उसके बाद शैली सत्यू थी, MS सत्यू की बेटी हैं वो, और अच्छा काम करती है बच्चों के थिएटर पे। और फिनेगन थे ऑस्ट्रेलिया के प्ले राइटर, वो थे हमारे मेंटर पहले दिन। लेकिन उसके बाद शैली सत्यू ने हमें ये किया, मेंटरिंग की हमारी, और मज़ा आया उस नाटक को लिखते हुए। मुझे पता चला कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो लिखने के दौरान भी हम लिखने के बारे में नहीं जानते हैं। एक कहानी लिखना, एक गद्य लिखना, नॉन फिक्शन लिखना और नाटक लिखना, बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं। मुझे अक्सर लगता है कि नाटक अगर मैं लिखना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं आप लिख सकते हैं और आप एंजॉय भी करेंगे, वो इतनी मज़ेदार चीज़ है। शैली जब लिखवा रही थी तो हम लोगों से प्रश्न देती थी कि वो नाटक आप किसके लिए लिख रहे हैं, और आप जब नाटक लिख रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि बच्चों को क्या कहना है, मतलब अपनी कोई बात तो कहनी होगी आपको। तो एक नाटक जो मैंने सोचा था प्ले राइट का फॉर्म भरने से पहले कि मैं ये लिखूंगी, और जब आखिर में जो बन के आया, दोनों में बहुत अंतर था, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हैं उसके बाद उसे एडिट करते हैं। करेक्ट। तो आखिर तक आते आते वो काफ़ी बदला। अच्छा, एक पैटर्न मैंने देखा, ये हालांकि पैटर्न मेरा बहुत छोटे सैंपल था, बहुत ही ज़्यादा छोटे सैंपल साइज पे, तो ये हो सकता है मेरा पैटर्न ही गलत हो। स्पेशली फीमेल राइटर्स जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा है, ये मेरा जो छोटा सा सैंपल साइज है वो ये कहता है कि अक्सर उन्होंने माँ बनने के बाद बच्चों के लिखना शुरू किया, और अधिकतर की डिस्कवरी ये रही कि जो वो चाहते थे बच्चों को बताना वो मिल नहीं रहा मार्केट में, और फिर उन्होंने लिखा। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं? मेरा बाल उपन्यास 2019-20 में आया था, उस समय मेरी बच्ची नहीं थी। लेकिन मैंने खुद उस समय बस मुझे लग रहा था कि कुछ लिखना चाहिए। मुझे बाल उपन्यास पढ़ने में भी मज़ा आता था, तो मुझे लगा कि मेरे शहर की कोई कहानी ऐसी नहीं है, मतलब वो शहर इतना बहुत महत्वपूर्ण शहर है वो, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी तरह से औद्योगिक नगर नहीं था। तो मुझे लगा कि उसके बारे में भी कहना चाहिए। अच्छा, उसका जो बीज है वो ऐसे है कि एक क्लासमेट से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि तुम्हें पता है हमारे जो प्राइमरी स्कूल था वो तोड़ दिया गया। तो मैंने कहा क्यों तोड़ दिया गया?
क्योंकि वो जो रेल के इंजन बन रहे थे उनकी टेस्टिंग के लिए जगह कम पड़ रही थी। तो उस स्कूल को गिरा के और वहाँ पे लाइंस बनाई गई ताकि इलेक्ट्रिक इंजन की टेस्टिंग हो सके, और वो स्कूल कहीं और शिफ्ट हो गया। तो ये बड़ा लगने वाली बात थी कि मतलब आप विकास इस तरह से बढ़ रहा है कि अब स्कूल भी उसकी चपेटे में आ रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं थी। मेरे लिए बहुत दुख वाली बात थी कि आप एक स्कूल को तोड़ के और रेल के इंजन उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि वहाँ बहुत सारी यादें थी। अच्छा, हमारे लिए यादें हैं ना, लेकिन एक पीढ़ी की यादें अगली पीढ़ी के लिए ना इतिहास बन जाती हैं। वो स्कूल इतिहास होगा अब जो आने वाली पीढ़ी होंगी कि वहाँ क्या था, वो जगह क्या थी और उसमें क्या क्या बना। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को दर्ज कर लेना चाहिए, तो इसके बाद ये इस बाल उपन्यास का ये बना। अच्छा, बच्चों के लिए आपने एक बात और कही थी कि जब हम उनको सच बताया जाए या उनकी भावनाओं को फ्री छोड़ा जाए, एक आप ही के आर्टिकल का मैं फिर से एक लाइन पढ़ता हूँ, हम उन्हें अपने अनुभवों के हिसाब से संपादित और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए दुनिया अभी नई और ताज़ा है। वो तो अभी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, बगैर यह जाने की संभावनाएं क्या हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होना है अभी। तो ये ओपननेस की बात आपने की थी उस आर्टिकल में, लेकिन जब हम लिखते हैं तो एक कहीं न कहीं हम एक मैसेजिंग तो दे ही रहे हैं। तो घुमा फिरा के ऐसा नहीं लगता कि वो मैनिपुलेशन है ही उनको कंट्रोल करने का, कि दिस इज हाउ यू शुड बिहेव, दिस इज हाउ यू शुड थिंक? एक चीज़ मुझको लगती है नवीन जी कि जब आप किसी चीज़ के विषय में सोचते हैं, है ना, जैसे मैंने बाल उपन्यास लिखा, तो जो वो मेरा अनुभव था मैंने उसको जस के तस रख दिया उसको, है ना। मैंने उसमें ये ऐड नहीं किया कि ये चीज़ इस तरह है तो ये परफेक्ट ही है, अच्छी ही है, और अगर ये चीज़ इस तरह है तो वो नेगेटिव ही है ना। मैंने इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की, मैंने बस उस चीज़ को वैसे रख दिया है। अब पढ़ने वाला उसे समझे कि उससे कहाँ से रिलेट हो रहा है, चाहे वो बच्चा ही है पाठक, लेकिन वो समझे कि वो कहाँ से रिलेट हो रहा है और चीज़ें कैसे ले रहा है। जैसे बाल नाटक जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें एक बच्ची है और बैगन वो चाहती है, उसे बैगन के पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, भाजी, और वो चाहती है कि बैगन की पकौड़ी बने, लेकिन कैसे बनेगी, बैगन तो है नहीं। तो बैगन रोपती है पिता के साथ मिलके और बहुत प्रयास करती है कि किसी तरह बैगन आए। फाइनली बैगन आते हैं। तो बैगन आते हैं तो परिवार के जो सारे बड़े लोग हैं, माँ, दादी और ये, वो सारे तय करते हैं कि कोई कहता है इसका भरवा बनेगा, कोई कहता है इसकी सब्जी बनेगी, और कोई कुछ कहता है। बच्ची से किसी ने नहीं पूछा कि तुमने इस बैगन को उगाया, तुम क्या चाहती हो, खाना तुम्हारे हिसाब से बनेगा। और वो कुछ नहीं करती है। जब उसे ये बात पता चलती है वो बैगन तोड़ लेती है, सारे बैगन तोड़ लेती है, और दूसरे दिन लोग सोचते हैं कि बैगन गए कहाँ, बैगन तो पूरा। तो मैंने अगर आप बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो एक शरारत की उसने, लेकिन मैंने उसको उस तरह लिखा भी नहीं कि वो शरारत है। मैंने बस कहा कि उसने अपनी बात कहनी थी और उसने कहा, किसी ने सुना नहीं तो उसने ये किया। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे, ये बच्चा सोचे कि वो क्या कहना चाहता है, किस तरह अपनी बात रखना चाहता है। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, नियंत्रण की बात जो हम कर रहे थे जी, हमारे साहित्य में भी नियंत्रण होने की कोशिश होती है। एक अभी रिसेंट आपको भी नियंत्रित करने की कोशिश की गई, एक अवार्ड आपका शॉर्टलिस्ट हुआ जी, और फिर आपने मना कर दिया उस सारे विवाद के बाद कि ठीक है आप उस शॉर्टलिस्ट से ही आउट हो जाती हैं। तो ये जो साहित्य में इतना कुछ जो अभी चल रहा है, और प्रायः मैंने ये नोटिस किया कि वर्ग जो बात करता है स्वीकार्यता की, अभिव्यक्ति की, इसकी तरफ से हमले होते हैं। तो मेरा अनुभव हिंदी साहित्य का कम है। मैं चूंकि हिंदी भाषा से भी नहीं रहा, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा। इकोनॉमिक्स, मैं भी इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी। आप इकोनॉमिक्स से थे, फिर आपने बाद में हिंदी साहित्य पढ़ा, तो मेरा वो बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर मैं मार्केटिंग साइड में चला गया जी। तो हिंदी से मेरा परिचय अपनी किताब आने से कुछ साल पहले से ही, मतलब हिंदी की दुनिया से, नॉट हिंदी से तो नहीं, हिंदी तो खैर मैं बचपन से पढ़ ही रहा हूँ। तो ये छोटा सा वर्ग ही है ऐसा, या आपको लगता है कि ये बड़ा वर्ग है जो कि इस तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करता है लेखकों को भी, कि उनको ट्रोल करने लगे? एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ, दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों ऐसे किसी ट्रोल के दबाव में एक लेखक आता है जैसे आप आए। इस स्क्रिप्ट वाली कहानी में ना, एक किताब में एक कहानी है, एघई सजनवा बिनय राम। वो एक निर्गुण पे है, वो एक निर्गुण का मतलब पहली लाइन है उसकी।
तो उसमें जो महिला कैरेक्टर्स हैं, गांव की कहानी है, तो जितनी भी महिला कैरेक्टर्स हैं उनमें मैंने किसी का नाम नहीं दिया है। अमूमन जैसे गांव में हम एड्रेस करते हैं फलाने वो, चिलाने वो, ढलाने वो, तो मैंने वो उस तरह ही लिखा वही है। दिया है। ठीक है। एक बड़ी मज़ेदार आलोचना ही कही, आलोचनात्मक टिप्पणी आई थी इस कहानी पे कि ये बहुत एग्जिजरेट कर रही हैं चीज़ें, मतलब फलाने वो, ढलाने वो, और बार बार ये यही लिख रही हैं, है ना। तो मुझे खुशी हुई थी इस टिप्पणी को देख के, क्योंकि मैंने जानबूझ के उस चीज़ को एग्जिजरेट किया था। आपको पढ़ते हुए वो चीज़ें इतनी चुभ रही हैं, वो औरत उसी आइडेंटिटी के साथ पूरे जीवन बिता देती है ना, गांव की वो स्त्री, कि वो फलाने वो ही है, उसका अपना नाम कहीं गुम जाता है, कोई नहीं जानता उसका अपना नाम। अब थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। लिटरेचर में भी मैं देखती हूँ कि दो लोग जब साथ जीवन बिता रहे हैं, हम दोनों को एक साथ ही देखने लगते हैं, एक ही चश्मे से, कि दोनों एक ही हैं। नहीं भाई, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, महिला हो या पुरुष हो। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर हैं, विदुषी हैं, नए एक लेखक हैं, युवा लेखक, उनके उपन्यास आए हैं, उनके साथ भी यही हुआ कि मतलब एक लेखक को टारगेट किया गया, उसके बाद वो जो प्रोफेसर साहिबा हैं उनको भी टारगेट कर लिया गया। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। एक बड़ी लेखिका हैं और मैं जिसके साथ जीवन बिता रही हूँ, उन्होंने एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी इतनी कर्कश नहीं थी, वो जस्ट हल्का सा था कुछ। तो उस पर उन्होंने उनके विषय में तो लिखा, ठीक है आपने उनके विषय में लिखा, मुझे भी उन्होंने खींच लिया उस प्रकरण में। तो जब 2-3 प्रकरण हुए थे तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक अगर कोई कह रहा है तो हम दूसरे को भी घसीट लाते हैं। दोनों की अलग आइडेंटिटी है, इसको क्यों नहीं समझते हैं। दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत मुश्किल मुद्दे हैं, है ना। इस मुद्दे पर मैं नहीं बोल सकती थी, नहीं टिप्पणी दे सकती थी, और अमूमन मैं नहीं देती, मैं बचती हूँ इन चीज़ों से कि अभी बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं। लेकिन आप जब लगातार किन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं ना कि ऐसे हो रही हैं, तो आप कभी ना कभी आप रोकते रोकते भी खुद को आप वो बात कह जाते हैं। मैंने वहाँ पे वही कहा था कि ये ठीक नहीं है, बस मेरी लाइन यही थी कि ये ठीक तरीका नहीं है, आप अलग अलग दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो टिप्पणी आई कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, वो मैं व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुद्दा प्रमुख है ना, बिल्कुल, कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, शायद आप इसलिए ऐसा कह रही हैं, शॉर्ट लिस्टेड लोग। मेरे दिमाग में बस ये एक चीज़ आई कि मैं जिस चीज़ को कह रही हूँ बहुत सीरियस कंसर्न के साथ कह रही हूँ ना, वो मुझे बात गलत लगी, और जो बात गलत है ना, आप उसको किसी तर्क से सही नहीं कह सकते हैं। तो मैंने बस ये सोचकर कि अगर मेरी कही बात को सिर्फ इसलिए नहीं समझा जा रहा है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, ये समझा जा रहा है कि पुरस्कार जो देने वाला है इसके फेवर में मैं बोल रही हूँ, तो ठीक है, मुझे बात तो वो कहनी ही है, और बात हो मैं और ज़ोर से कहूँगी, तो ठीक है, ये पुरस्कार से मैं हटती हूँ, हटने के बाद तो मैं अपनी बात कह सकती हूँ ना। तो बात वो मैंने कह दी, और इस बस ये एक वजह था कि मुझे वो बात कहनी थी, मैंने वापस जी। तो एक जो बार बार बात कही जाती है कि साहित्यकार से साहित्य को अलग करें, क्योंकि ये जो विषय, जो बात आपने कही कि हम दोनों को सेपरेट देखा जाए, और ये स्वाभाविक है, एक ही घर में पिता पुत्र एक जैसे नहीं हो सकते, भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते, तो पति पत्नी को तो आप कैसे एक साथ उसमें जोड़ सकते हैं। तो हम साहित्यकार ही ये सारी बातें अपनी कहानियों में लिखते हैं, और फिर हम ही जो है उसे प्रैक्टिस में अगर ना लाएं तो लिखने का क्या। तो आप इससे सहमत हैं कि साहित्यकार और साहित्य को अलग अलग देखा जाए? बड़ा मुश्किल टर्म है, आप हमेशा अलग करके नहीं देख सकते हैं ना। मतलब आप जो जीवन जी रहे हैं, आप अगर जो लिख रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी, देखिए भीतर की एक जो सोल है ना, पर ऐसे है हमारे बीच हाँ में बहुत सारे, बिल्कुल है, और ऐसे बहुतेरे पुराने समय से हैं, और विश्व साहित्य में भी हैं ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं, और लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि जो आत्मा है वो कितनी अलग अलग है, आपका व्यवहार कितना एक दूसरे से दूर जा रहा है। मैं इस चीज़ की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कितना मेरा व्यवहार एक जैसा हो पाता है, लेकिन इंटीग्रिटी जैसी जो चीज़ होती है कि लिखने में और व्यवहार में आप कितने अलग हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम अलग रहूँ, और ये कोशिश करती रहनी चाहिए ना। हम लोग कितना हो पाते हैं उस पर एक लाइन पे एक रचनाकार और एक व्यक्ति, ये सामने वाला तय करेगा, लेकिन कोशिश तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं, और ये करनी चाहिए ना कि। बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, आपकी बात से मुझे तब टिप्पणी तभी उस कहानी पे देना चाह रहा था। अभी मुझे चूंकि मेरा बचपन जो है, मेरा जन्म गांव में ही हुआ और हॉस्पिटल में नहीं हुआ, जो दाई जैसे, तो बचपन के 3 से 3.5 साल तक मैं गांव में था। तो वो छोटे में ही जो छोटी छोटी मेमोरीज रह जाती हैं, और उसके बाद चूंकि मेरा गांव जाना बहुत सालों तक लगातार रहा, गर्मी छुट्टियों के बीच में जी,
तो मुझे वही याद है कि कोई बिमला की माँ थी, तो मेरी मम्मी भी जो है वो नवीन की ही माँ कह रही हैं, और ऐसे सबका एक नाम था। तो एक तरफ तो आप जब वो कह रही हैं उसको मैं देख रहा हूँ, लेकिन एक एस्पेक्ट आपके इस जवाब के साथ ही मैं इसको दोबारा सोचने की कोशिश कर रहा था कि इज़ इट जस्ट दैट कि आपने उसकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी। यह एक दूसरा पक्ष है कि शादियाँ बहुत जल्दी हुई, अधिकतर जो उस दौर की बात जब हम करते हैं, शादियाँ बहुत जल्दी हुई। तो उसमें जो है जैसे मेरी मम्मी जो है सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि मेरे पिता भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन एक्चुअल में मेरे सबसे छोटे चाचा मेरी मम्मी से उम्र में 6 महीने या 1 साल बड़े थे, पर मम्मी बड़ी है तो मम्मी का नाम वो नहीं ले सकते, वो तो भाभी रहेंगे, वो रिस्पेक्टेबल हो गई। इसी तरीके से गांव के रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां रिस्पेक्ट में आप नाम नहीं लेते। पुरुष तो नहीं लेंगे महिलाओं का नाम, अगर दूसरे परिवार की महिला है तो, या भाई की बीवी है। ऐसे ही महिलाओं के अंदर भी ये रिश्तेदार थी। जैसे मेरा गांव तो जो है आधा गांव हम एक ही परिवार से बने हुए हैं, तो कोई किसी का नाम नहीं लेता। तो क्या उसकी वजह से नहीं लगता कि शायद ये नाम न लेने की परंपरा आ गई हो? जस्ट एज्यूमिंग, जस्ट मैं फ्री एक थॉट को छोड़। नवीन जी, अगर मतलब अगर गांव को बहुत प्यार से याद करें तो ये चीजें लगती हैं कि ऐसी हैं। कुछ समय पहले तक गांव को लेके मेरा भी बहुत इस तरह का एस्पेक्ट था, लेकिन जब मैं गांव में रही 7-8 साल और जब बहुत भीतर की चीज़ें दिखी, तो ये सिर्फ गांव का मामला नहीं है। मतलब परिवार की जो संस्था है ना, परिवार नाम की संस्था, शहर हो, गांव हो या छोटी जगह हो, ये बहुत मुझे लगता है इंटेंशनली होता है कि औरत का जो नाम है, महिला का जो नाम है, वो छूट जाता है ना। कार्ड्स पे निमंत्रण भी आएगा उसी गांव में, तो महिला का कहीं जिक्र नहीं होगा, फलाने सब परिवार, है ना। तो आप जब ये सोचते हैं तो उनको अलग से ज्योति नाम की एक महिला है, तो आप उस महिला को ज्योति के साथ नहीं याद करते हैं कि उसका बचपन क्या था, उसकी शादी हुई, वो क्या सोचती थी शादी के बाद। आप उसे इस तरह याद करते हैं कि वो किसी भी पुरुष का रैंडमली नाम लीजिए कि उसके साथ आई, उसकी पत्नी है और फिर वो बच्चे की माँ है और वो इस तरह जिम्मेदारियां निभा रही हैं, है ना। हम नाम जब किसी का लेते हैं ना, तो उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके सपने के बारे में, उसकी सोच के बारे में। और जब हम उसका नाम नहीं लेके किसी के साथ जोड़ के याद करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारियों के साथ, वो जो काम कर रहा है उसके साथ हम याद करते हैं। तो मुझे लगता है नाम बहुत बड़ा फैक्टर है इन चीज़ों को। क्या इसको समय की भी समस्या मानी जाए? क्योंकि अब जो है, वैसे तो शहरीकरण सब जगह होने लगा, लेकिन अब जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मेरे ही परिवार में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं, और उनको भी मैं अब देख रहा हूँ को चाहते हैं कि बेटी पढ़े। तो अब वो जो नाम है, अब वो बेटी की शादी 9 साल 10 साल में नहीं हो रही है, वो ग्रेजुएशन भी करती है। मैं कई बार बोल देता था, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा से इस पक्ष में रहे कि बेटियां जो हैं वो इतनी पढ़नी चाहिए कि उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। तो उनका शिक्षा का थॉट प्रोसेस ये था कि शादी के लिए नहीं पढ़ाना है, कि ग्रेजुएट है बच्ची हमारी, रिश्ता हो जाए, वो सक्षम होनी चाहिए। तो उनका थॉट सबसे बड़े होने के बावजूद उनका ये थॉट था। उनसे छोटे अक्सर कंजर्वेटिव थे बहुत सारे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो कंजर्वेटिव हैं, कह रहे शादी करा देते हैं, कहते कहते भी किसी ने बीएड करवा दिया, किसी ने एमए करवा दिया, ये चेंज आ रहा है। तो क्या ये मानने कि कहीं ना कहीं समय का भी एक फेर था? वो समय ऐसा था जहाँ पर कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, ओपननेस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, तो लोग शायद उसमें रहे। अब जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चियाँ काम कर रही हैं। जैसे मेरी ही एक कजिन होगी, हालांकि उसके पिताजी मेरे से सिर्फ 3 ही साल बड़े हैं, 2 ही साल बड़े हैं मेरे से, तो वो अभी ग्रेजुएशन करके बीएड करने गई है। उसकी शादी फाइनली वो नहीं कर रहे हैं इस साल, जिसकी मुझे खुशी है। मेरी और कजिन है, उसी एज ग्रुप में है सब, और वो बच्चियां भी जो है अब नौकरी कर रही हैं। बिहार सरकार में एक की नौकरी लगी है, एक जो है जेएनयू में केवी है, उसमें पढ़ा रही है। वो पूरी फैमिली का थॉट प्रोसेस में पिछले 10 साल में चेंज होते देख रहा हूँ। 10 साल पहले जब मैंने उनकी बच्ची को कह दिया था कि तो शादी वादी मत कर लेना, तो पहले पढ़ाई करना फिर करना, तो वो नाराज हो गए थे कि आप बिगाड़ रहे हैं, आपके पिताजी के पास पैसे हैं, वो प्रोफेसर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर मैं उसी आदमी को देखता हूँ कि चेंज होते हुए, क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने अपने ही परिवार में, चाहे मेरी बहनें हो या किसी और को आगे बढ़ते देखा। उन्होंने अपने गांव में ऐसे ही कई लड़कियों को देखा जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। तो क्या ये एक्सपोजर नहीं है जिसकी वजह से शायद पहले समस्या थी, अब बदल रहा है? एक्सपोजर की बात हो सकती है नवीन जी, है ना। वो भी एक मैटर है कि एक समय बहुत बड़ा पहलू है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन अब मैं आपको रिसेंट की बात बता रही हूँ, 2020-21 की ना।
एक घर में 2 बेटियां थीं और उसके बाद उनको, और ये मैं हिंदी पट्टी की पूरी बात कर रही हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्योंकि इनका अनुभव मेरे पास है जी। तो उनकी 2 बेटियां थीं। तीसरी बार उन्होंने देखा कि बेटा ही होने वाला है, ये सुनिश्चित किया उन्होंने, और जब निश्चित हुआ कि बेटा ही होने वाला है तो बेटे के 1 महीने पहले, जन्म के पहले वो सेशन शुरू होता है स्कूल का, तो दोनों बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छे स्कूल में, उन्होंने गवर्नमेंट में डाल दिया। और अब जब बेटा बड़ा हुआ है तो उसे प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीज़ है ना, वो अभी भी है। हाँ, अनुपात कुछ कम हुआ है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो चीज़ हम कहते हैं ना, हाँ, ये है कि अब हम ये सोचने लगे कि इसे पढ़ाना है, मतलब उसे सक्षम बनाना है, कुछ परिवारों में है, लेकिन फिर भी अंतर, अभी गैप काफ़ी ज़्यादा है ना। अभी आप देखिए ना, लखनऊ की जो घटना थी उस महिला की, तो पढ़ने के बाद, सक्षम होने के बाद भी जो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज़ है, अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ वो है, और वो शहरों में भी है ना, कि आप सक्षम हैं, आप नौकरी पेशा हैं, लेकिन फिर भी आपकी सबसे बड़ी भूमिका घर को लेकर है, और वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। आप थकी हुई हैं, आप ऑफिस से आ रही हैं, आप थकी हुई हैं, या आपके पास ऊर्जा नहीं है, आप बीमार हैं, इन चीज़ों को अभी भी महिलाएं दरकिनार करके पहले उस जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं। तो मुझे लगता है कि ना, चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों को और बेहतर होने की जरूरत है, निश्चित तौर पे। हाँ, मुझे लग रहा है कि एक्सपोजर जो है वो किश्तों में हो रहा है शायद लोगों का। अच्छा, एक्सपोजर का भी अनुपात ऐसा है कि आप फ़ोन तो आईफोन ले रहे हैं, लेकिन आपकी समझ वहीं पे आ रही है। तो ये गांव का ना बहुत विडंबना जैसी चीज़ कभी कभी मुझे लगती है कि रील्स बना रहे हैं, आप अंग्रेज़ी फिल्में देख रहे हैं, आप बढ़िया फ़ोन रख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मतलब आप तकनीक में तो सक्षम हुए हैं, लेकिन जहाँ मानवीय पहलुओं की बात है वहाँ आपकी समझ उतनी उन्नत नहीं हुई है। शायद इस वजह, मतलब मुझे लगता है तकनीक का कोई संबंध नहीं है संवेदनाओं से, और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं शायद, और जो इसे साध लेता है वो समझता है चीज़ों को। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और हिंदी साहित्य में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम ये जो हम डिवाइड की बात कर रहे थे, इसके अलावा चूंकि आप हिंदी साहित्य से ज़्यादा जुड़ी हुई मेरे मुकाबले, तो मैं ऐसे समझना चाहूँगा, एक ऐसा महसूस होने लगा काफ़ी समय से कि एक सेलिब्रिटी की तरह, सेलिब्रिटी 2 तरह के, एक जो कि पढ़े गए और पढ़े गए इसके बाद पाठक उनको सेलिब्रेट कर रहे, तो वो सेलिब्रिटी बन गए, और दूसरा है कि हमने मान लिया क्योंकि साहब एक पोजीशन पर बैठे हुए हैं, वो तो आपकी किताब कहीं लगवा सकते हैं या आपको कहीं मंच दिला सकते हैं, तो वो एक सेलिब्रिटी हमने खड़े किए, और फिर पता चल रहा है कि हर बुक विमोचन भी वही कर रहे हैं, हर मंच पे मुख्य अतिथि भी वही हैं। तो क्या ये सेलिब्रिटी कल्चर बढ़ा है, या ये मेरी नासमझी, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ। इस पे मैं एक बात सोचती हूँ नवीन जी, जब मैं हिंदी का पर्चा अच्छा करती थी ना, तो उसके नंबर मुझे अंग्रेज़ी के पर्चे में कभी नहीं मिले। मतलब मैं हिंदी के पर्चे में अच्छा कर रही तो उसके नंबर मुझे हिंदी के पर्चे में ही मिलते थे। हिंदी साहित्य में, चूँकि मैं इसी की रोज़ी रोटी खाती हूँ, तो मैं इसी की बात कर सकती हूँ, उसको अच्छे से जानती हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ देखती हूँ कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े पत्रकार हैं, किसी बड़े पोजीशन पे हैं, तो उन सारे हिस्से के जो नंबर हैं ना, आपको अच्छे लेखक होने में मिल जाते हैं, और ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आती है मुझको। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे लेखक हैं, अच्छा, अपवाद सब जगह हैं, अपवाद भी हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें लगती हैं कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, जिस भी विधा में लिख रहे हैं, जिस भी जॉनरा में लिख रहे हैं, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं और आपको बड़े राइटर की तरह समझा जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ आप सेलिब्रिटी हैं, आप किसी भी संदर्भ में सेलिब्रिटी हैं, और आपको तब अच्छा अगर लेखक का भी समझ लिया जा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझको इसमें महसूस होती है। और अब ये बाल साहित्य में भी मैं देख रही हूँ कि मतलब जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये मान लिया जाता है कि वो बच्चों के लिए भी अच्छा लिखेंगे। हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं और बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पे हमें सोचना चाहिए, जरूरी है। लेकिन एक पक्ष और है जिसको मैं, आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, तो इसकी वजह से आपसे, उसका आपके आर्टिकल का हेडलाइन था, क्या होम्स व्योमकेश का पुरखा था। आपने व्योमकेश बख्शी और शर्लक होम्स के बारे में बात की। जासूसी उपन्यास या क्राइम फिक्शन जो है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले जॉनर के अंदर है, लेकिन हम अभी भी
मुख्य धारा में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जासूसी कहानियां या क्राइम की स्टोरीज को, और जो एक बहुत बड़े पाठक वर्ग को लेके आ सकती है, जो अंग्रेजी में लेके आती है। तो क्या आपको लगता है कि क्राइम और जासूसी और इस तरह की चीज़ों को हमने कहीं के जो पीछे छोड़ना शुरू किया, वन। सेकंड, हर कहानी में प्रेमचंद को खोजने की कोशिश, प्रेमचंद रेणु ही खोजे जा रहे हैं हर कहानी में, उसकी वजह से हिंदी में पाठक दूर हुआ है। क्या इससे आप एग्री करती हैं? एक चीज तो मैं ये बोलूंगी कि प्रेमचंद और रेणु अभी भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल वो है, लेकिन क्या हर किसी कहानी में उसको खोजा हाँ जाए? लेकिन ये होता है ना कि हर लेखक प्रेमचंद नहीं है, हर लेखक रेणु भी नहीं है। कुछ लेखक मतलब लेखक जब लिख रहा है तो उसको अपनी चीज खुद अट्रैक्ट करती है कि वो क्या लिखना चाहता है ना, ये कोई और तय ना करे। मैं इस बारे में बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बच्चों के लिए परिकथाएं भी लिखना चाहती हूँ और मैं लिखूंगी। मुझे सीक्रेट 7, फेमस 5, एनिट ब्लाइटन की बहुत पसंद है, तो मैं, या फिर मुझे हैरी पॉटर सीरीज की किताबें, नार्निया की किताबें बहुत पसंद है और शायद मैं कभी लिखूंगी। तो ये तय करना मेरा काम है कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, और ये मैं ही तय करूँगी। ये मैं मतलब सिर्फ मैं नहीं, कोई भी जो भी लिख रहा है या जो भी बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो तय करेगा कि उसको कौन सी चीज़ फैसिनेट कर रही है, कि वो लिखना चाहता है, उसको कौन सी चीज़ उसको बुला रही है लिखने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उपेंद्र राय चौधरी अच्छे लेखक थे बांग्ला के। उनके सुपुत्र हुए सुकुमार रॉय, वो भी बहुत अच्छे लेखक थे, और उनके सुपुत्र हुए सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय ने पाथेर पांचाली जैसे फिल्म बनाई, इंटेंस फिल्म बनाई, जिसके 2 कैरेक्टर बच्चे ही हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने फेलुदा लिखा, जो पूरी जासूसी सीरीज है। उन्होंने प्रोफेसर शंकु के कारनामे लिखे, वो भी पूरी जासूसी सीरीज है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में परंपरा नहीं रही है ना, इसकी परंपरा रही है। और सीरियस लोगों ने, जिन्होंने बहुत, हम जिसे सीरियस समझते हैं, गंभीर समझते हैं, उस विधा में काम किया है, और उस विधा में काम करते हुए उन्होंने जासूसी और अपराध की कथाओं पर भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा विभाजित करना ठीक नहीं है। ये लेखक के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है, उसे कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। मैं अगर समाज में रह रही हूँ तो मुझे मुद्दे खोजने की ज़रूरत नहीं है ना। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं, और मुझे परेशाान कर रही हैं तो मैं उस पर लिखूंगी। और ये मुझे लगता है एक ईमानदार अप्रोच है, न कि ये कि आप मुद्दे खोजें और फिर उस पर लिखें। प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो उन्हें जिन जिन चीज़ों ने उन्हें परेशान किया, उस पर उन्होंने अपनी कलम चलाई, है ना। लेकिन प्रेमचंद को ये भी तो छूट है कि वो कुछ और भी लिख सकते हैं अगर उनका मन कर रहा है तो, या किसी और लेखक को कुछ और मन कर रहा है तो उसको छूट है कि वो कुछ भी लिखे, है ना, बशर्ते कि वो समाज के विरोध में न जाए, सामाजिक सुरक्षा या मानवीय संवेदनाओं के विरोध में न जाए। बाकी उसकी इच्छा, उसका मन कि उसे क्या लिखना पसंद है। जाए। तो पाठकों को भी नियंत्रण में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरी सवाल जी, इन दोनों किताबों की कहानियों की खूब चर्चा हुई, इसमें से कोई ऐसी कहानी जो आपको बेहद पसंद थी जी, लेकिन जैसा आपको लगा वैसी उसकी चर्चा नहीं हुई? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कहानी है जिसकी चर्चा कम हुई है, एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर में एक कहानी है, अनभ्यास का नियम, वो मुझे बहुत पसंद थी कहानी, लेकिन उस पर बहुत कम लोगों ने बात की। कुछ लोग जिन्होंने पढ़ी उन्होंने बताया कि हाँ उन्हें क्या चीज़ ठीक लगी, वो कहाँ तक ये पहुँच पाए, बाकी उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई जी। तो ऐसा कई बार होता है राइटर्स के साथ। तो ये कहानी जो है, अगर एक किताब आप खरीदते हैं तो ये कहानी आप ज़रूर पढ़ें। मैंने पढ़ी और ये कहानियाँ जो है बहुत इमोशनली टच करती हैं। जो उपासना की कहानियाँ हैं, हमारे जीवन के कई सारे ऐसे एस्पेक्ट जो इन्होंने उड़ने वाला फूल में जो एक बात लिखी थी, और ये बात इन्होंने, ये किताब भले ही बाद में आई है लेकिन ये प्रैक्टिस में इनके है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पहले छुपी हुई थी, फिर उन्हें सोचा गया, ढूंढा गया, या जो हर घर में होती है छुपी जगह, ये होती है, दिखती नहीं से सब सोचते हैं होती नहीं। तो वो जो चीज़ें हमारे सामने हैं हम उसको देखने की कोशिश नहीं करते। उपासना ने अपनी कहानियों में उनको दिखाने की कोशिश की है। तो किताब एक है, एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट पर, लोक भारती प्रकाशन से। इसकी कीमत है 250 रुपये। दरिया बंदर कोट, ये भी कहानी संग्रह है, इसकी कीमत है 199, हिंदियों में से आई है। अभी लेटेस्ट प्राइस चेंज हो गई है तो आप लोग ज़रूर इसको ऑनलाइन चेक करें। और उड़ने वाला फूल जो कि अनबाउंड स्क्रिप्ट से है, ये 150
₹75 की किताब है। तो ये आपकी किताबें हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, और आपने समय निकाला और आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद नवीन जी, इस बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए। Thank you. Thank you. तो ये बातचीत पसंद आए तो अपने पास ही मत रखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।